हेलो हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर व्यूवर्स। तो आज की सेशन में हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं? तो आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रेबीज वायरस। ठीक है जी। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो रेबीज वायरस है वो किस तरीके से साइट ऑफ इनोक्यूलेशन से हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ तक पहुँचता है। ठीक है। तो इससे पहले कि बोर्ड वाली बात की जाए, थोड़ा बहुत और सुपरफिशियल बातें कर ली जाए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और ज़्यादा बेहतर हो सके। तो होता क्या है कि जब भी किसी साइट पर रैबिड डॉग द्वारा बाइट किया जाता है तो वहाँ पर जो पेरिफेरल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, उस पेरिफेरल नर्व्स में सबसे पहले ये जो रेबीज वायरस है उसका इनोक्यूलेशन होता है। आई मीन जो पेरिफेरल नर्व्स की जो नर्व्स इंडिंग है वहाँ पर इंडोसाइटोसिस के थ्रू जो रेबीज वायरस हैं वो इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद जो नर्व की जो एक्सोनल्स फाइबर्स होते हैं, उस नर्व्स की जो एक्सोनल्स फाइबर्स में माइक्रोट्यूबुल्स का एक रेलवे ट्रैक जैसा पैटर्न बिछा हुआ होता है। आई मीन समथिंग लाइक एनालोगस टू रेलवे ट्रैक्स। तो ये जो एक्सोनल्स फाइबर्स है वहाँ पर माइक्रोट्यूबुल्स की जो रेलवे ट्रैक जैसी फाइबर्स बिछी हुई है, वहाँ पर ही ऑब्वियसली बात है, रेलवे ट्रैक है तो कोई ना कोई ट्रेन दौड़ेगी ही, उसके ऊपर कोई ना कोई ट्रेन रन करेगी। तो वहाँ पर एक कौन ऐसी ट्रेन है जो इस माइक्रोट्यूबुल्स की जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पर रन कर रही है? तो एक्सोन के अंदर दो मोटर प्रोटीन होते हैं। एक मोटर प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं डायनिन, और दूसरा जो मोटर प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं काइनेसिन। तो ये जो दोनों मोटर प्रोटीन है, एक डायनिन हो गया और दूसरा काइनेसिन हो गया। तो डायनिन और काइनेसिन मोटर प्रोटीन इट इज एक्ट लाइक अ इंजन ऑफ ट्रेन। किस तरीके से ये काम करता है? ये ट्रेन की जो इंजन है उस तरीके से ये काम करता है, और माइक्रोट्यूबल्स की ट्रैक ऑलरेडी बिछी हुई है। तो वहाँ पर होता क्या है, जैसे ही कोई वेसाइकल्स में किसी भी तरह की मटेरियल्स को पैक किया जाता है, उसको क्या करता है कि ये जो इंजन है वो अपनी जो बॉगी है उसमें लोड करता है और एक साइड से दूसरे साइड तक ले जाता है। जब भी किसी मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन नर्व एंडिंग से जो न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज है उसकी तरफ होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेट्रोग्रेड फास्ट एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं? रेट्रोग्रेड फास्ट एक्सोनल ट्रांसपोर्ट्स। एंड जब भी किसी मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन मोटर प्रोटीन्स के द्वारा सेल बॉडी से नर्व एंडिंग की तरफ होती है तो इसको बोलते हैं एंट्रोग्रेड फास्ट एक्सोनल ट्रांसपोर्ट्स। तो रेबीज वायरस में क्या होता है, सबसे पहले कहीं पर बाइट हुआ, रेबिड एनिमल्स ने बाइट किया, तो जैसे ही रेबिड एनिमल्स बाइट वहाँ पर ही करेगा, सबसे पहले तो उस रीजन में बहुत सारे रेबीज वायरस का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। फिर ये रेबीज वायरस जो है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उस तरफ मूव करते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की जो पोस्ट सिनेप्टिक्स मेम्ब्रेन है, उस पोस्ट सिनेप्टिक्स मेम्ब्रेन्स के ऊपर क्या होते हैं भाई? निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर क्या है? ये एक तरह का एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर होता है। बेसिकली जो एसिटाइल कोलिन है उसके दो रिसेप्टर होते हैं, एक को बोलते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स और एक को बोलते हैं मस्केरेनिक रिसेप्टर्स। सो क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि यार दो तरह के रिसेप्टर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? दो तरीके के रिसेप्टर की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि अलग अलग रिसेप्टर्स की अलग अलग फंक्शन होते हैं। ये जो हमारा निकोटिनिक रिसेप्टर होता है ना, ये फास्ट एक्सोनल ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि मोस्टली स्केलेटल मसल्स ना, हमारा जो वॉलेंट्री कंट्रोल है वहाँ पर ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। दूसरी जो मस्केरेनिक रिसेप्टर होते हैं,
तो ये जो मस्करिनिक रिसेप्टर होते हैं ना, वो विसरल ऑर्गन से वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पर इसका जो मेन रोल होता है स्लो एंड कंट्रोल कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो ओवरऑल दोनों में डिफरेंस ये है कि जो निकोटिनिक रिसेप्टर है वो वेरी फास्ट कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और जो मस्करिनिक रिसेप्टर है वो स्लो एंड कंट्रोल कंडक्शन है उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब वापस हम लोग टॉपिक्स की तरफ मूव करते हैं कि रेबीज वायरस का जो किस तरीके से मूवमेंट है वो बाइट साइड से सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी तरफ होता है। तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि जैसे ही किसी साइट पर रेबिड एनिमल्स बाइट करेगा, सबसे पहले उस साइट्स पे जो रेबीज वायरस है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है, साथ में रैपिड रिप्लिकेशन भी होता है। और वो वायरस किस तरफ मूव करते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उसकी तरफ मूव करते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, वहाँ पर प्रेजेंट होता है निकोटिनिक रिसेप्टर। तो जो रेबीज वायरस है उसके ऊपर कुछ स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस स्पेशल प्रोटीन दे अटैच टू द निकोटिनिक रिसेप्टर्स। तो जैसे ही जो रेबीज वायरस है अपनी उसके पास जो स्पेशल प्रोटीन होता है, स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन होता है, उसकी हेल्प से जब वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स है वहाँ पर ही जाकर बाइंड करता है तो क्या होती है, इंडोसाइटोसिस हो जाती है। इंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो पेरिफेरल्स न्यूरॉन्स होते हैं, पेरिफेरल्स न्यूरॉन्स की जो नर्व एंडिंग है वहाँ पर ये क्या होते हैं, रेबीज वायरस वेसाइकल्स के फॉर्म में इंटर कर जाते हैं। जैसे ही रेबीज वायरस पेरिफेरल्स न्यूरॉन्स की जो नर्व एंडिंग है वहाँ पर ही इंटर करते हैं, उसके बाद मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो एक्सोनल फाइबर्स है वहाँ पर ही डाइनिन और काइनेसिन नाम के दो मोटर प्रोटीन होते हैं जो कि ट्रेन के इंजन की तरह काम करते हैं और एक्सोन्स के ऊपर माइक्रो ट्यूबल्स की फाइबर्स बिछे हुए होते हैं जो कि रेलवे ट्रैक की तरह काम करते हैं। तो जैसे ही नर्व एंडिंग्स में ये जो वेसाइकल्स कंटेनिंग रेबीज वायरस है वो इंटर करता है, वहाँ पर ही जो डाइनिन प्रोटीन होता है, डाइनिन प्रोटीन उस वेसाइकल्स को अपने साथ अटैच करता है और अटैच करके सेल बॉडी की तरफ मूव कराता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फास्ट रेट्रोग्रेड फास्ट एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। रेट्रोग्रेड क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पर जो मूवमेंट हो रही है वो नर्व एंडिंग से सेल बॉडी की तरफ हो रही है। जब भी मूवमेंट नर्व एंडिंग से सेल बॉडी की तरफ होगी इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे रेट्रोग्रेड फास्ट एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। एंड जब भी मूवमेंट सेल बॉडी से नर्व एंडिंग की तरफ होगी इस चीज़ को बोला जाएगा व्हाट, एंट्रोग्रेड फास्ट एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। सो विद द हेल्प ऑफ दिस रेट्रोग्रेड फास्ट एक्सोनल ट्रांसपोर्ट ये जो रेबीज वायरस कंटेनिंग वेसाइकल्स है वो सेल बॉडी से न्यूरॉन्स की वहाँ पर पहुँचती है, फिर वहाँ डिफ्यूज होकर सिनेप्टिक क्लेफ्ट है वहाँ पर जाती है और फिर अगले न्यूरॉन्स की जो नर्व एंडिंग है वहाँ पर सेम प्रोसेस होगा, फास्ट एक्सोनल ट्रांसपोर्ट के थ्रू अपना जो सक्सेसिव न्यूरॉन्स है उसकी तरफ मूव करेगा। तो इस तरीके से होता क्या है कि सबसे पहले ये जो रेबीज वायरस है वो पेरिफेरल नर्व से होते हुए स्पाइनल कोड की जो न्यूरॉन्स है वहाँ पर पहुँचती है, देन स्पाइनल कोड से फाइनली कहाँ पर पहुँचेगा, ब्रेन तक पहुँचेगा। तो ये जो मूवमेंट है इसी चीज़ को बोला गया सेंट्रीपिटल्स डायरेक्टिव मूवमेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ही जो रेबीज वायरस की जो वेसाइकल्स है वो क्या पेरीफेरी से सेंटर की तरफ मूव कर रही है, यानी हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स है वहाँ उसकी तरफ मूव कर रही है। तो जब भी कोई भी चीज़ सेंटर की तरफ मूव करता है ना इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल्स मूवमेंट्स। तो रेबीज वायरस की जो मूवमेंट क्या होती है, पेरिफेरल न्यूरॉन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ होती है, इसलिए इसको सेंट्रीपिटल्स मूवमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात तो हो गया। जैसे ही ये जो रेबीज वायरस है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि जो ब्रेन्स है, ब्रेन पैरेन्काइमा टिश्यू है वहाँ पर ही पहुँचता है, उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर पहुँचने के बाद पैथोलॉजिकली ये ऑब्जर्व किया गया कि ये जो क्या बोलते हैं रेबीज वायरस है वो पैरेन्काइमा को डैमेज बहुत ज़्यादा नहीं करता है,
ये करता क्या है, पैरेनकाइमा की जो फंक्शन है उसको अल्टर कर देता है। पैथोलॉजिकली क्या ऑब्जर्व किया गया, पैथोलॉजिकल जब एग्जामिनेशन किया गया तो वहाँ ऑब्जर्व किया कि यार जो ब्रेन पैरेनकाइमा है वहाँ तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, बट ये जो सीवियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो डेवलप हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये जो रेबिस वायरस है वो ब्रेन पैरेनकाइमा की जो फंक्शन है उसको बहुत ज़्यादा सीवियरली अल्टर कर देता है। तो ब्रेन पैरेनकाइमा की जो फंक्शन है उसको सीवियरली अल्टर्स करने की वजह से सीवियर न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलता है। अच्छा, उसके बाद जैसे ही ये रेबिस वायरस हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पेशली द ब्रेन पैरेनकाइमा है वहाँ पर पहुँचता है, उसके बाद क्या करता है, फिर से रेप्लिकेशन करता है, और रेप्लिकेशन करने के बाद अब क्या होता है कि ऑटोनोमिक्स मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन्स की हेल्प से अब पेरिफेरल्स बॉडी है उसकी तरफ मूव करता है और बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन्स है और ग्लैंड्स है उसकी तरफ मूवमेंट होती है। जो मोस्ट कॉमन ऑर्गन्स और ग्लैंड्स होता है जो कि अफेक्टेड होता है ड्यूरिंग द रेबिस इन्फेक्शन, उसमें से सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, हार्ट हो गया, एड्रीनल ग्लैंड्स हो गया, स्किन हो गया। हालांकि ये मोस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स है उसको अफेक्ट करता है, बट दीज आर द कॉमन फाइंडिंग्स वेयर इट इज़ ऑब्जर्व दैट दिस रेबिस वायरस आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, जैसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ पर ही पहुँचता है, उसके बाद क्या होता है कि जो मूवमेंट होता है वो एंट्रोग्रेड डायरेक्शन में होता है। पहले क्या हो रहा था कि मूवमेंट जो है नर्व एंडिंग से सेल बॉडीज की तरफ हो रहा था, बट जैसे ही जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वहाँ पर ये पहुँचता है उसके बाद ये मूवमेंट क्या होता है सेल बॉडी से नर्व एंडिंग की तरफ होता है। इस मूवमेंट को क्या बोलेंगे, एंट्रोग्रेड मूवमेंट बोलते हैं, और एंट्रोग्रेड फास्ट एक्सोनल ट्रांसपोर्ट होता है, और सैलिवरी ग्लैंड शॉर्ट हो गया, एड्रीनल ग्लैंड से वहाँ तक पहुँचता है और अपना क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो ब्रेन का जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो तो होगा ही, इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। और साथ में जो सैलिवरी ग्लैंड है वहाँ पर भी क्या पहुँच गया, रेबिस वायरस पहुँच गया। इस वजह से जो सलाइवा है जो रेबिड एनिमल्स का उससे इन्फेक्शन फैलता है। तो ये हमने ओवरऑल बात की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में हमने बात कर ली। एक बार देखते हैं कि बोर्ड से उस पर क्या लिखे हुए हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बाइट साइट है। बाइट साइट कुछ भी हो सकता है, हम मोस्टली तो इट इज एक्सट्रीमिटीज़ ही होती है, हमारी जो लेग्स हो गए हैं, हैंड्स हो गए, फोर आर्म्स हो गए। तो कहीं पर भी बाइट साइट हुआ, जहाँ पर भी बाइट साइट हुआ वहाँ पर क्या हुआ कि जो रेबिड एनिमल्स है उसके सलाइवा में जो रेबिस वायरस प्रेजेंट है वो कहाँ पर इनोकुलेट हो गए हैं, बाइट साइट पर यहाँ पर इनोकुलेट हो गए हैं। इनोकुलेट होने के बाद क्या हो गया, यहाँ पर ही उसका मल्टीप्लिकेशन किया गया। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पर इसकी जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है वो बाइंड करेगी। बाइंड करने के बाद इंडोसाइटोसिस होगा। इंडोसाइटोसिस होने के बाद क्या हो जाएगा, जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ना, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उसकी जो नर्व इंडेक्स है वहाँ पर ये चला आता है। फिर क्या होता है, सोमैटिक्स मोटर न्यूरॉन्स के अंदर जो फास्ट एक्सोनल ट्रांसपोर्ट है इन रेट्रोग्रेड फैशन, उसके थ्रू ये कहाँ पर पहुँचा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ पर पहुँचा। देन उसके बाद क्या हो गया, अच्छा इसी चीज़ को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है कि ये जो एक्सोनल फाइबर्स है ना उसके अंदर माइक्रोट्यूबल्स के बिछे हुए एक नेटवर्क रेलवे ट्रैक्स है। डाइनिन वो प्रोटीन्स है जो कि इन्हीं नर्व एंडियंस के अंदर जो भी मटेरियल्स होता है उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कराने में रोल प्ले करता है। और ये क्या है, वो वेसाइकल्स है जिसके अंदर रेबिस वायरस है। और ये क्या है, डाइनिन प्रोटीन है जिसमें जो कि इस वेसाइकल्स कंटेनिंग रेबिस वायरस को नर्व एंडिंग से सेल बॉडी की तरफ ले जा रहा है। तो जैसे ही सीएनएस है वहाँ पर ये रेबिस वायरस पहुँचता है, वेसाइकल्स रेप्चर्स होते हैं, लॉट्स ऑफ वायरस रिलीज होते हैं, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो काउज करता है। उसके बाद दूसरा चीज़ क्या करता है कि वहाँ पर जो क्या बोलते हैं
ऑटोनोमिक्स मोटर न्यूरॉन्स हो गया और द ऑटोनोमिक सेंसरी न्यूरॉन्स हो गया, वहाँ पर एंट्रोग्रेड फास्ट एक्सोनल ट्रांसपोर्ट की हेल्प से कहाँ पर पहुँचता है, सलेवरी ग्लैंड्स, हार्ट, एड्रीनल ग्लैंड्स, कॉर्निया एंड स्किन। तो ब्रेन में जाने के बाद वो क्या वहाँ पर फर्स्ट पहले तो अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो ऑटोनोमिक सेंसरी न्यूरॉन्स है और ऑटोनोमिक्स मोटर न्यूरॉन्स है उसकी हेल्प से इन एंट्रोग्रेड फास्ट एक्सोनल ट्रांसपोर्ट्स के थ्रू सलेवरी ग्लैंड्स, हार्ट, कॉर्निया एंड स्किन वहाँ पर पहुँचता है। तो ये एक तरह का पाथवे हुआ, किस तरीके से इन्फेक्शन होते हैं, किस तरीके से जो पहले तो पेरिफेरल से सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ तक पहुँचता है, देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से किस तरीके से वापस से एक्सट्रीमिटीज़ है वहाँ तक आता है, इसके बारे में हमने बात कर ली। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज़ छूट रहा है कि यहाँ पर ही जो रेट्रोग्रेड एंट्रोग्रेड में जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है उसको बोलते हैं काइनिसिन, और डाइनिन प्रोटीन किस में रिस्पॉन्सिबल होता है, रेट्रोग्रेड में। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग कुछ पैथोलॉजिकल फाइंडिंग है उसके ऊपर बात कर ली जाए, क्या क्या पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स है। तो पैथोलॉजिकली में इट इज ऑब्जर्व दैट कि माइल्ड इन्फ्लामेटरी लेप्टोमेनिंजेस ओके ठीक है। पैथोलॉजिकली फाइंडिंग्स में ये ऑब्जर्व किया गया कि हमारा जो ब्रेन है वो 3 लेयर से सराउंडेड है ना, सबसे ऊपर ड्यूरा मैटर है, फिर आर्केवाइड मैटर है, देन फिर पाई मैटर है। तो पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स में ये ऑब्जर्व किया गया कि जो मोनोसाइट्स हैं और लिम्फोसाइट्स हैं उसका इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिला, कहाँ पर, लेप्टोमेनिंजेस। और ये लेप्टोमेनिंजेस क्या होता है, लेप्टोमेनिंजेस जब हम लोग आर्केवाइड मैटर्स और पाई मैटर दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, लेप्टोमेनिंजेस बोलते हैं। तो पैथोलॉजिकली ये ऑब्जर्व किया गया कि जो लेप्टोमेनिंजेस है, आई मीन आर्किवाइड मैटर और पाई मैटर्स है, वहाँ पर क्या देखने को मिला, वहाँ पर मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स का इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिला। ठीक है, अच्छा उसके साथ जो ब्रेन पैरेन्काइमा है वहाँ पर भी इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिला मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स का। साथ में जो सेरिब्रल ब्लड वेसल्स है उसके सराउंडेड भी लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स का इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिला है। और एक और जगह पर देखने को मिलता है जो कि माइक्रोग्लियल सेल्स है। माइक्रोग्लियल सेल्स क्या हो गया, ब्रेन के अंदर जो माइक्रोफेजेस होते हैं उन्हीं को माइक्रोग्लियल सेल्स बोलते हैं। तो इन माइक्रोग्लियल्स आई मीन ब्रेन पैरेन्काइमा के जो माइक्रोफेजेस हैं वहाँ पर भी मोनोसाइट्स एंड ये लिम्फोसाइट का इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है। इसी को कई बार टेक्स्ट बुक में बेसल नोड्यूल्स भी बोला गया है। माइक्रोग्लियल्स के अंदर जो इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है ना मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स का, उसी को कई बार बेसल नोड्यूल्स भी बोला गया है। तो ये कुछ पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स होगी। एक और इम्पोर्टेंट पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स है वो ये होता है कि कई बार क्या होता है कि जो सेरिबेलम्स के जो परकिंजी फाइबर्स है, आई मीन जो परकिंजी सेल्स हैं एंड जो हिप्पोकैम्पस के जो पिरामिडल सेल्स है, यहाँ पर भी नेगरी बॉडीज देखने को मिलता है। तो ये नेगरी बॉडीज है क्या, नेगरी बॉडी बेसिकली एक तरह का इयोसिनोफिलिक साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी है। क्या है ये, नेगरी बॉडीज जो है इयोसिनोफिलिक साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज है, जो कि बेसिकली जो वायरस की जो प्रोटीन है और आरएनए है उससे मिलकर बना हुआ होता है। और ये मोस्टली जो सेरिबेलम्स के जो परकिंजे सेल्स हैं और जो हिप्पोकैम्पस हैं उनके उसका जो पिरामिडल सेल्स है वहाँ पर ही देखने को मिलता है। ये नेगरी बॉडी जो है सेरिब्रल कोर्टेक्स और ब्रेन स्टेम्स के जो सेल्स है वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए भाई, ये तो पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स के बारे में बात होगी। और एक इम्पोर्टेंस बात ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर ही चुका हूँ कि ये जो है मेनली न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब अल्टरेशन, न्यूरॉन्स की जो अल्टरेशन है उसकी वजह से सीवियर सिम्टम्स आते हैं। कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिलता है कि ये ब्रेन पैरेन्काइमा की जो डेथ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये ओवरऑल हमने बात किया किस तरीके से जो एक्सट्रीमिटी से जो ये क्या बोलते हैं वायरस है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ तक पहुँचता है, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वायरस किस तरीके से एक्सट्रीमिटीज़ में पहुँचता है। कुछ कॉमन एक्सट्रीमिटीज़ के साइट है जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स हो गया, एड्रीनल ग्लैंड्स हो गया, हार्ट्स हो गया, स्किन हो गया, कॉर्निया हो गया, ये पाथवे हुआ। दूसरी बात हमने कुछ पैथोफिजियोलॉजिकल फाइंडिंग के बारे में बात की जो उसमें से एक नेगरी बॉडीज़ के बारे में बात की। अच्छा, नेगरी बॉडीज़ कोई बहुत स्पेसिफिक फाइंडिंग नहीं है
बहुत सारे रेबिस केसेस में आपको नेगरी बॉडीज नहीं दिखेगा। और दूसरी बात है कि नेगरी बॉडीज ब्रेन पैरेन्काइमा के सभी सेल्स में दिखता भी नहीं है, कुछ स्पेसिफाइड सेल है जैसे कि सेरिबेलम्स के जो पर्किंजी सेल्स है, हिप्पोकैम्पस के जो पिरामिडल सेल्स है, इन्हीं जगह पर ये दिखता है। तो ये हमने बात की नेगरी बॉडीज़ के बारे में बात किया। फिर देखा गया कि जो मोनोसाइट्स है और लिम्फोसाइट्स है उसका इनफिल्ट्रेशन होता है, कहाँ पर होता है, तो लेप्टोमेनिंजेस है वहाँ पर होता है, माइक्रोग्लियल सेल्स है वहाँ पर ही होता है, सेरिब्रल ब्लड वेसल्स है वहाँ पर ही होता है, ब्रेन पैरेन्काइमा है वहाँ पर ही होता है। तो ये हमने पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स की भी बात कर ली। तो आई होप कि आपको लेक्चर थोड़ा बहुत समझ में आएगा। वेलकम बैक इन न्यू सेशन।